Hello and welcome to Life Science Bird channel students. So students, this is a channel for the students who are preparing for NEET and pre-medical entrance. So students, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का सीलिया फ्लैजिला, सेंट्रियोल, बेसल बॉडी, साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट. सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेटा सीलिया एंड फ्लैजिला की इंटरनल स्ट्रक्चर. बेटा सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होती है इसकी वो होती है काइनेटोजोम. जो काइनेटोजोम होता है बेटा इसके और भी कई सारे नाम हैं जैसे ब्लीफेरोप्लास्ट, बेसल बॉडी. ये जो होता है बेटा मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है, इस पर मेम्ब्रेन नहीं होती और ये कहाँ होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे होता है. जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं बेटा इसकी स्ट्रक्चर जो होती है स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इसी ग्रेन्यूल से होती है. तभी तो ये आपको सेल के बाहर दिखाई देते हैं. जो सीलिया होते हैं वो आपको बहुत छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देंगे और जो फ्लैजिला होते हैं वो थोड़ी लंबी हेयर लाइक ग्रोथ होती है. ठीक है. अब ये जो काइनेटोजोम होता है जो बेसल बॉडी होती है इसकी स्ट्रक्चर बेटा कार्टव्हील के जैसी होती है, बैलगाड़ी के पहिए के जैसी होती है. तो कैसी होगी? 9+0. अब यह 9+0 से क्या मतलब है बेटा? जो 9 होती है 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है बेटा पेरीफेरी पे, परिधि की ओर, और जो 0 होती है यानी कि एक भी नहीं होती. कहाँ नहीं होती? सेंट्रल हब में, केंद्र में. अब ये जो काइनेटोजोम होता है बेटा इससे जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर निकलती है उसे बोलते हैं रूटलेट राइजोप्लास्ट. ये जो राइजोप्लास्ट होता है बेटा ये कई सारे प्रोटीन फाइबर से मिलकर बना होता है जो कहाँ से निकलता है? बेसल बॉडी से. अब ये जो रूटलेट होता है, राइजोप्लास्ट होता है, ये आगे जाकर हेयर लाइक ग्रोथ बनाता है और इस हेयर लाइक ग्रोथ को क्या कहते हैं हम? शाफ्ट या सीलियरी पार्ट. तो बेसिकली ये जो हेयर लाइक ग्रोथ है ये क्या है? एक्सोनीमा का बंडल. अब एक्सोनीमा क्या होता है? एक्सोनीमा जो होती है सीलिया और फ्लैजिला का जो लॉन्ग इलोंगेटेड पार्ट होता है उसकी स्ट्रक्चर को एक्सोनीम कहते हैं, उसके कोर को. ठीक है. तो ये देखिए सीलिया और फ्लैजिला के बेसिक डिफरेंस. साइज दोनों का, सीलिया का छोटा, फ्लैजिला का बड़ा. नंबर सीलिया कई सारे होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली पूरी सेल पर होते हैं सराउंडिंग, लेकिन फ्लैजिला जो होते हैं 1 to few हो सकते हैं. बीटिंग सीलिया जो होते हैं बेटा ट्रांसवर्स मेटाक्रॉनस और सिंक्रोनस दोनों बीटिंग दर्शाते हैं, जबकि फ्लैजिला जो होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी भी तरह की दर्शा सकते हैं. बेसिकली इनको आपस में एक दूसरे से कोई रिदम बनाने की ज़रूरत नहीं होती. एक फ्लैजिला किसी भी डायरेक्शन में और दूसरी किसी भी डायरेक्शन में कैन बी. मूवमेंट सीलिया रो में करेंगे, ठीक है, और फ्लैजिला इंडिपेंडेंट होता ही है तो अंड्यूलेटिंग मूवमेंट करेगा. सीलिया होते हैं बेटा दो तरह के, मोटाइल नॉन मोटाइल. काइनोसीलिया मोटाइल, स्टीरियोसीलिया नॉन मोटाइल. फ्लैजिला दो तरह के होते हैं, वीप्लास जो चाबुक के जैसे दिखते हैं और टिंसिल जो हेयर लाइक ग्रोथ की तरह दिखते हैं, बिल्कुल टॉप मोस्ट पे जो होती है. सीलियास का बेसिक फंक्शन बेटा अटैचमेंट होता है, सेंसरी की तरह काम करते हैं, फूड को कैप्चर करने में काम करते हैं, कभी कभी लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं. लेकिन फ्लैजिला का बेसिक फंक्शन ही लोकोमोशन यानी मूवमेंट ऑफ सेल होता है. सीलिया को सिंगुलर फॉर्म में बेटा सीलियम कहते हैं और फ्लैजिला को फ्लैजिलम. ठीक है. सो ये है सीलिया और फ्लैजिला के इंटरनल स्ट्रक्चर के 3 पार्ट और सीलिया फ्लैजिला में बेसिक डिफरेंस. अब एक्सोनीमा की स्ट्रक्चर की बात करते हैं. जो एक्सोनीमा की स्ट्रक्चर होती है बेटा ये 9+2 होती है. ठीक है. बेसल बॉडी की क्या थी? 9+0 और एक्सोनीम की क्या है? 9+2. यानी कि इसके सेंटर में क्या होगी? 2 ट्यूब्यूल्स होगी. ठीक है. और पेरीफेरी पे क्या होगी? 9 ट्यूब्यूल्स. तो जो पेरीफेरी पे जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होगी ये डबलेट फॉर्म में होती है, यानी कि 2 का कपल होता है, यानी 2 का जोड़ा होता है एक. ठीक है. तो जो 2 होंगी उनको क्या कहेंगे? ए और बी कहेंगे. ठीक है. यानी क्या होता है? ए बी का एक डायमर होता है. तो टोटल कितने डायमर हुए पेरीफेरी पर? टोटल हुए बेटा हमारे पास 9 डायमर. ठीक है. ट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन. किसकी बनी होती है? ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है. पेरिफेरल डबलेट हैव ए और बी माइक्रोट्यूब्यूल. अभी अभी हमने बात की थी. ए माइक्रोट्यूब्यूल की 2 भुजाएं होती है, 2 आर्म्स होती हैं, एक इनर होती है एक आउटर होती है. जो दोनों आर्म्स होती हैं इसकी जो इनर आर्म होती है वो अगले वाले डायमर से जुड़ी हुई होती है. तो जब ए और बी की ए आर्म जुड़ेगी बी वाले अगले डायमर से तो कौन सा लिंकेज बनाएगी? नैक्सिन प्रोटीन का बना हुआ ए बी लिंकर बनाएगी. ठीक है. अब ए माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो दोनों आर्म्स होती है किसकी बनी होती है? डायनिन प्रोटीन की बनी होती है.
जो डाइनिन प्रोटीन होता है बेटा, इसमें एटीपी की एक्टिविटी होती है। जो एटीपी की एक्टिविटी होगी तो मूवमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी कंज्यूम हो रही है ना। और किसकी बनी होती है, C1 और C2 माइक्रोट्यूब्यूल जो सेंटर में होती है वो भी डाइनिन प्रोटीन की बनी होती है। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस and is also enclosed by a central sheath which is connected to one of the tubules of each peripheral doublet by a radial spoke। आप ये डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में आपको सारी स्ट्रक्चर नज़र आ जाएगी। जो एक्सोनीम होता है, ये एक्सोनीम में आपको दिख रहा है पेरिफेरी पे 2 है, डबलेट है। फिर हर डबलेट के ए के पास आर्म्स हैं। आर्म्स जो होती है ए की वो दूसरे के बी वाले से जुड़ी होती है, ए बी लिंकर बनाती है। सेंटर में 2 ट्यूब्यूल दिख रही है आपको C1 C2 जो कि रेड कलर के शीट से ढकी हुई है जिसे सेंट्रल शीट कहते हैं। और ये सारी सेंट्रल शीट से कौन डबलेट जो होता है पेरिफेरी का वो रेडियल स्पोक की हेल्प से जुड़ा होता है, ठीक है बेटा। अब ये नेक्स्ट देखिए आप, ए जो होता है एक माइक्रोट्यूब्यूल, इसकी 2 आर्म्स है, आउटर और इनर, दोनों किसकी बनी है बेटा, डायनिन की बनी हुई है। किससे जुड़ी हुई है, ये बी वाले से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, अगले वाले डायमर के बी से। तो कौन सी लिंकेज होगी, ए बी लिंकेज, ठीक है। आप बात कर रहे हैं सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल की। जो सेंट्रोजोम होता है बेटा ये एक ऐसा ऑर्गेनल होता है जिसमें कि 2 सेंट्रियोल्स होती हैं जो आपस में जो कि सिलेंड्रिकल होती हैं, है ना। और ये दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, लाइक 90 डिग्री पे होती है, ठीक है। और ये जो सेंट्रियोल होती है इसके चारों तरफ एमॉर्फस मटेरियल होता है। इन सब को मिलाकर हम क्या कहते हैं, सेंट्रोजोम कहते हैं, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर भी कैसी होती है, कार्टव्हील के जैसी, यानी इसका अरेंजमेंट भी कैसा होगा, 9+0। तो क्या इसका बेसल ग्रैन्यूल से कोई कनेक्शन है, बिल्कुल है। सेंट्रोजोम सेंट्रियोल जो होता है ये ही बेसल ग्रेन्यूल की ओरिजिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। basically made up of 9 evenly spaced peripheral fibers of tubulin protein। each of the peripheral fibril is a triplet। अब देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, 9+0 तो होता है लेकिन 9 डबल नहीं होता, 9 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। यानी ए बी का डायमर की जगह क्या होता है, यहाँ ABC ट्राइमर होता है, ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो जो लिंकेज होगी वो क्या होगी, ए बी लिंकेज होगी या AC लिंकेज होगी, बिल्कुल सही, AC लिंकेज होती है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस। अब सेंटर में तो कोई ट्यूब्यूल है ही नहीं, तो फिर सेंटर वाला पार्ट क्या होता है, वो पूरा प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं हम, सेंट्रल हब कहते हैं। और ये सेंट्रल हब जो होता है ABC डायमर्स जो होते हैं इनसे जुड़ा होता है, किसके थ्रू, रेडियल स्पोक के थ्रू, ठीक है। The centrioles form the basal body of cilia or flagella and spindle fibers that give rise to spindle apparatus during cell division in animal cell। अभी अभी हमने बोला था बेसल बॉडी की ओरिजिन कहाँ से हुई है, इसी से हुई है। और स्पिंडल फाइबर्स जो कहाँ काम आते हैं, सेल डिवीज़न के दौरान स्पिंडल एपरेटस बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल्स जो होती है वो पहले कहाँ अरेंज होती है, पहले वो मेटाफेस प्लेट पे अरेंज होती है, उसके बाद उसमें डिवीज़न होता है, फिर आधे आधे बढ़ जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं, एनाफेज में अलग अलग अपने अपने पोल्स पर चले जाते हैं। फाइनली क्या होता है, एक अलग अलग डॉटर सेल बन जाती है। एक्स बॉडी होती है जो कहाँ होती है, ए ट्यूब्यूल के नीचे होती है। 2 एक्स बॉडी के बीच में एक वाई बॉडी होती है। और ये जो वाई बॉडी होती है ये AC लिंकर से जुड़ी होती है। एक्स बॉडी जो होती है इसके थ्रू रेडियल स्पोक जो होता है निकलता है और कहाँ जुड़ता है, सेंट्रल हब पे। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इसमें कार्टव्हील स्ट्रक्चर है। सेंट्रल हब जो होता है प्रोटीनेशियस है, कोई ट्यूब्यूल नहीं है वहाँ पे। किससे जुड़ा हुआ है, रेडियल स्पोक से जुड़ा हुआ है। किससे, AC लिंकर से। ये रेडियल स्पोक सेंट्रल हब से कहाँ जा रहा है, एक्स बॉडी तक जा रहा है, ठीक है। 2 एक्स बॉडी के बीच में एक वाई बॉडी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं साइटोस्केलेटन, an elaborate network of filamentous proteinaceous structures consisting of microtubules, microfilaments and intermediate filaments present in the cytoplasm is collectively referred to as the cytoskeleton। बेसिकली एक सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन होता है, जो कोशिका का कंकाल है, वो क्या है, वो एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है कई सारे फिलामेंट्स का, जो कि किसके बने हुए, प्रोटीन के बने हुए। अब ये कैसे हो सकते हैं फिलामेंट्स, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हो सकते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हो सकते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी हो सकते हैं।
The cytoskeleton in a cell are involved in many functions such as mechanical support, motility, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल. बिल्कुल सही बात है. जो सेल का साइटोस्केलेटन होगा वो सेल को शेप देगा, वो उसको एक सपोर्ट देगा मैकेनिकल, वो उसको चलने में, उसकी मॉडिलिटी में भी हेल्प करेगा. ये है हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स में बेसिक डिफरेंस. माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूब्यूल की जैसी होती है, फिलामेंट्स जो होता है वो फिलामेंट होता है, यानी रोड शेप्ड होता है, अंदर से सॉलिड होता है. जबकि ट्यूब्यूल होगी तो कैसी होगी, नलिकाकार, तो अंदर से कैसी होगी, खोखली. तो ट्यूब्यूल्स बनी होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन की, माइक्रोफिलामेंट बना होता है एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन का बेसिकली. माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ कहाँ मिलती है, सीलिया, फ्लैजिला, बेसल ग्रैन्यूल्स, स्पिंडल फाइबर्स, एस्टरेज एंड एक्सोनियम ऑफ स्पर्म टेल. जबकि माइक्रोफिलामेंट्स कहाँ मिलेंगे आपको, माइक्रोविलाई में मिलेंगे, साइटोप्लाज्म में मिलेंगे और हमारे मसल्स की स्ट्रक्चर में होते हैं. ठीक है, ये आपका साइटोस्केलेटन है बेटा, जिसके अंदर आप देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रही है आपको मोटी ग्रीन कलर की. ठीक है, जो न्यूक्लियस के बाहर है. उसके बाद आपको कॉर्टिकल एक्टिन नेटवर्क दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, इंटरमीडिएट फाइबर्स दिख रहे हैं आपको ब्राउन रेड कलर के. ठीक है, तो ये बेटा साइटोस्केलेटन हुआ. तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने पढ़ा है आज के लेक्चर में सीलिया और फ्लैजिला क्या होती है. बेसिक इंटरनल स्ट्रक्चर के 3 पार्ट होते हैं. काइनेटोजोम होता है जिसे आप बेसल ग्रेन्यूल या बेसल बॉडी कहते हैं, ब्लीफेरोप्लास्ट कहते हैं. फिर इसमें राइजोप्लास्ट होता है, रूटलेट जिसे आप कहते हैं. फिर इसमें सीलियरी पार्ट या शाफ्ट होता है, फिर जो कि एक्सोनीम स्ट्रक्चर दर्शाता है. एक्सोनीम का अरेंजमेंट जो होता है 9+2 होता है, 9 डबलेट होता है, 2 सेंटर में 2 सिंगलेट होते हैं. ठीक है, उसके बाद जो हमने देखा, क्या देखा कि जो बेसल ग्रेन्यूल होता है उसकी ओरिजिन जो होती है सेंट्रियोल सेंट्रोजोम से होती है, और दोनों का अरेंजमेंट कैसा होता है 9+0 होता है. ठीक है, इसमें 9 जो होता है वो ट्रिपलेट होता है, वहाँ एसी लिंकर होता है और सेंटर में बिल्कुल भी कुछ नहीं होता जिसे सेंट्रल हब कहते हैं. फिर हमने देखा माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, साइटोस्केलेटन क्या होता है, साइटोस्केलेटन का क्या रोल होता है. ठीक है बेटा, तो हमने इस लेक्चर में न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम के अलावा लगभग सब पढ़ लिया है बेटा. सो आई होप आप अपना लेक्चर अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं. करते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा, बिकॉज यू ऑल आर वेरी गुड, वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, जो कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है. तो चलिए, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए. ऑल द बेस्ट, बाय.